बच्चों अब हम स्टार्ट ले रहे हैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबेल। जब लोगों ने रेबेल किया, रेबेल मतलब लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, जब बहुत कुछ गलत हो रहा होता है आपके साथ तो एक पॉइंट आता है जब आप अपना स्टैंड लेते हैं। ठीक है, सो विद्रोह करते हैं आप। ठीक है, सो 124 लेक्चर है ये हमारा, व्हेन पीपल रिबेल। सो 1857 एंड आफ्टर 1857 आपने बहुत सुना है। रानी लक्ष्मीबाई के लिए भी सन 1857 कहा गया है, भी 57 की रानी थी, मर्दानी थी। ठीक है, सो ये एक 1857 1857 जो ईयर है वो बहुत ज़्यादा आपने सुना है हिस्ट्री में सोल्जर्स के लिए। हिंदी की पोएम्स में, इंग्लिश की पोएम्स में 1857 ये बहुत आया है। रानी लक्ष्मीबाई का जब भी आपने पढ़ा है तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपने पढ़ा है, तो वही आप पढ़ने जा रहे हो। ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट था हमारे रिवॉल्यूशनरीज के लिए। ये पहला एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था जो हमारे सिपाहियों ने किया था। ठीक है, हमारे सिपाही ने ये रिवॉल्यूशन किया था। ठीक है, सो इसमें रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम बहुत आता है। ठीक है, सो व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, जब 1857 में लोगों ने रेबल किया और उसके बाद। ठीक है, ये देखो, ये रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने रेबल किया था और उन्होंने कहा था मैं मेरी जान से ही नहीं दूंगी। 1857 में रेबल किया था और 1858 में वो मारी गई थी। ठीक है, सो पर आज भी हिस्ट्री में ये फेमस हैं। पर रानी लक्ष्मीबाई पे चैप्टर तो है ही, पर वो तो ठीक है एक पार्ट है, पर रेबल थ्रू आउट हुआ था, ऑल ओवर हुआ था, सिपाहियों ने किया था। ठीक है, सिपाहीज ने, सिपॉय मतलब उस टाइम ब्रिटिश आर्मीज में जो लगे हुए थे जो सारे, उन्हें सिपॉय कहा गया है। सो चैप्टर पे आते हैं हम, पेज नंबर 51। ठीक है, सो हिस्ट्री का आपका चैप्टर 5 एंड पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर, लेक्चर 124, पेज 51, पॉलिसीज एंड द पीपल। तो पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या पॉलिसीज रही थी और उनका अलग अलग लोगों पे क्या इफेक्ट रहा था। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, हर किसी को किसी न किसी तरह से अफेक्ट हुआ था। और आपने देखा कि कैसे लोगों ने उनकी पॉलिसीज अपनाने से मना कर दिया था। और मतलब कई बार उनकी ऐसी पॉलिसीज होती थी जिससे उनको मतलब लोगों का नुकसान होता था, कई बार उनकी भावना का भी नुकसान होता था, भावनाओं को भी ठेस पहुंचती थी। हेडिंग है नवाब लूज देयर पावर। मिड 18th सेंचुरी में नवाब और राजा हैड सीन देयर पावर इरोड। मिड 18th सेंचुरी में जो नवाब्स थे, राजाज थे, उनका पावर चला गया और उनकी सारी इज्जत सब कुछ चली गई। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रिड्यूस्ड। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने रेजिडेंट्स रख दिए थे हर कोर्ट्स में, और रूलर्स की जो फ्रीडम थी वो चली गई थी, राजाओं की फ्रीडम चली गई। और उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस थी राजाओं की वो बंद कर दी गई, स्थगित कर दी गई। और फिर उनके जो सारे रिवेन्यूज थे, टेरिटरीज थी, धीरे धीरे उनसे ले लिए गए। बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज थी उस टाइम, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, उन्होंने कोशिश की उनके साथ नेगोशिएट करने की। मतलब उनके साथ कहते हैं ना वो एक उनके साथ बैठ के नेगोशिएशन किया, मतलब उनके साथ नेगोशिएट करना मतलब कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की ब्रिटिशर्स के साथ। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, उन्होंने कंपनी को कहा कि भाई जो मेरा गोद लिया हुआ बेटा है उसको आप भाई मेरे पति की जगह उसकी गद्दी पे बैठने दो, कि वो मेरे पति का वंश है। मतलब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी कि भाई जो अडॉप्टेड सन है, भाई खुद के खून का ही, मतलब खुद का ही खून है, वही आपका बेटा ही आपका वारिस बन सकता है अगर राजा है तो, बाकी अगर अडॉप्ट किया हुआ है वो नहीं बनेगा। ठीक है, सो रानी लक्ष्मीबाई ने बोला कि भाई आप भाई ये जो मेरा पति के बाद ये जो मेरा लड़का है, अडॉप्टेड सन है, आप उसको भाई उसको एक्सेप्ट करो। मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने पहले नेगोशिएट करने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स के साथ। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, टू प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। और दूसरा एक किस्सा है ब्रिटिशर्स के साथ नाना साहेब का। नाना साहेब कौन थे? पेशवा बाजीराव 2 थे।
नाना साहेब थे पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे। तो उन्होंने उनसे ब्रिटिशर्स को बोला कि उन्हें उनकी फादर की पेंशन दे दो, पर कंपनी ने कहा कि भाई आप अडॉप्टेड हो ना, तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था कि मेरे अडॉप्टेड सन को आप एक्सेप्ट करो झांसी के राजकुमार के रूप में, तो उन्होंने मना किया। फिर पेशवा बाजीराव टू के लड़के ने, अडॉप्टेड लड़के ने, जिसका नाम है नाना साहेब, उसने कहा था कि मुझे मेरे पिता की जगह पेंशन दो, तो ब्रिटिशर्स ने उसको भी मना कर दिया। अवध लास्ट में सबसे मतलब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया की सारी टेरिटरीज तो कैप्चर कर ही ली थी। सो अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। सबसे लास्ट अवध की गई थी। 1801 में अ सब्सिडरी एलियंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 18 इट वॉज टेकन ओवर। 1801 में एक पॉलिसी लगाई गई थी अवध पे, जिसका नाम है सब्सिडरी एलियंस वाली पॉलिसी। इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। सब्सिडरी एलियंस लगाने के बाद उसे ले लिया गया था। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट दिल्ली वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर। क्या बोल के ले लिया गया उस प्रॉपर्टी को, अवध को क्या बोल के एनेक्स किया ब्रिटिशर्स ने? डलहौजी ने क्या बोला कि जो अवध है वो संभली नहीं जा रही है और हम ब्रिटिश रूल उसको संभालेंगे। ठीक है। अच्छा, सब्सिडरी एलियंस की कौन सी पॉलिसी है? सब्सिडरी एलियंस वो पॉलिसी थी जिसमें ब्रिटिशर्स को सब्सिडी देनी पड़ती थी। किनको? इंडियन रूलर्स को। ताकि इंडियन रूलर्स को सब्सिडी देनी पड़ती थी ताकि वो उनकी आर्मी को मेंटेन कर सकें। ठीक है। तो डलहौजी ने पहले सब्सिडरी एलियंस लगाया अवध पे और फिर 1856 में अवध को छीन ही लिया कि भाई आप लोग संभाल नहीं सकते हो। ठीक है। और कंपनी ने इवन ये भी प्लान किया था कि मुगलों को भी एंड कर दें। मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। मुगल है ना अपना नाम मिंट कराते थे, कॉइन्स पे अपना नाम चितरवाते थे। पर 1849 में, इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन। पर 1849 में जो डलहौजी थे उन्होंने बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उसकी फैमिली को बोल दिया कि आप रेड फोर्ट खाली कर दो। लाल किले में उनकी फैमिली रहती थी बहादुर शाह जफर की। तो बोला कि आप कहीं और जाके हम आपको जगह दे देंगे दिल्ली में। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, आफ्टर दैट नन ऑफ देम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग। और 1856 में ऐसा डिसाइड किया गया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद कोई भी राजा मतलब किंग नहीं कहलाएगा, सबको प्रिंस ही कहा जाएगा। मतलब ये देखो, ये सब क्या दिखा रहा है कि इंडिया के चारों हिस्सों में ब्रिटिशर्स हैरान करके बैठे थे। यहाँ देख सकते हो रानी लक्ष्मीबाई को भी प्रॉब्लम थी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि भाई मेरे गोद लिए हुए बेटे को आप राजा बनाओ, उन्होंने मना किया। फिर नाना साहेब ने बोला मेरे को पेंशन दो पेशवा बाजीराव टू की, उन्होंने मना किया। फिर अवध को उन्होंने ले लिया। फिर बहादुर शाह जफर की भी उन्होंने कहा कि आगे की पीढ़ियों को हम राजा नहीं। मतलब ये क्या दिखा रहा है? रिवोल्ट का बैकग्राउंड बता रहा है कि आखिर लोग विद्रोह पे क्यों उतरे, लोगों के साथ क्या हुआ। मतलब देश के चारों तरफ हर हिस्से में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, हर हिस्से में लोगों को परेशान किया जा रहा था। Peasants and the sepoys in the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and rigid methods of revenue collection. कंट्री साइड मतलब गांव में peasants और जमींदार थे। peasants मतलब किसान और जमींदार थे। रिसेंट करना मतलब खिलाफ में खड़े हो गए कि हाई टैक्सेस हम नहीं भरेंगे, और जो बहुत सख्त कानून थे रेवेन्यू कलेक्शन के वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। peasants and zamindar resented high taxes. Many failed to pay back their loans to the money lender, gradually lost the hands they had till for generations. और कई जो मनी लैंडर्स उन्हें पैसे देते थे उनके लैंड उनके हाथों चले गए क्योंकि वो लोन नहीं भर पाए। इंडियन सिपॉइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो रीजंस फॉर डिसकंटेंट। अब इंडियन सिपॉइज ये बहुत मेन है। रिवॉल्ट देखो, मतलब सब हर तबका हैरान लगा पड़ा था। इवन आप यहाँ देखो किसान और जमींदार भी हैरान थे। इंडियन सिपॉइज क्यों हैरान थे? So in the Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent.
जो इंडियन सिपाही थे एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजंस फॉर डिसकंटेंट, मतलब वो भी डिसकंटेंट थे, उनको भी असंतोष था। किस चीज़ का असंतोष था? दे वर अनहैप्पी। अब ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिपाहीज ने ये आंदोलन 1857 सन 1857 का ऐसे जो आंदोलन है सिपाहियों के नाम जाता है। क्यों सिपाही क्यों डिसकंटेंटेड थे? उनको किस बात का दुख था? सो दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। उन्हें सैलरीज कम दी जाती थी, अलाउंसेस कम, कंडीशंस ऑफ सर्विस, उनकी जो सर्विस थी वो उनको पसंद नहीं थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजन सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ। और कुछ नए कायदे कानून लाए थे ब्रिटिशर्स ने जिनसे उनकी जो धर्म था उनके धर्म को चोट पहुंच रही थी। इफ दे वुड लॉस एंड कास्ट दैट in those days many people believe that if they cross the sea they would live in caste. So when in 18 the सिपाही were to go अच्छा, पहले क्या माना जाता था कि अगर आपने देश की नदी क्रॉस की, मतलब अगर आपने देश की नदी क्रॉस की तो आप आपका रिलीजन और आपका कास्ट खो दोगे, मतलब आप आपका धर्म खो दोगे और आपका जाति खो दोगे। तो उस टाइम सिपाहियों को क्या कहा गया था? In 1824, the Sepoys were told to go Burma by sea route to fight for the company. उनको क्या कहा गया कि बर्मा जाओ, तो बर्मा के लिए उनको नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। सो नदी क्रॉस करने वाले को ऐसे बोला जाता था कि तेरा धर्म कच्चा है और तेरी कास्ट कच्ची है, मतलब उसको अधर्मी कहा जाता था। सो फिर उन्होंने क्या बोला? सो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट। उन्होंने कहा हम जाएंगे पर हम नदी नहीं क्रॉस करेंगे। हमारे में इंडियंस में ऐसे बोला जाता है नदी क्रॉस करेंगे तो हम देश के नहीं रहेंगे, इसलिए हम खाली लैंड क्रॉस करेंगे। दे वर सीवियरली पनिश एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, और इसके लिए उनको मतलब सजा भी भुगतनी पड़ी। इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ विच स्टेटेड एवरी पर्सन हु टुक अप द इन द कंपनी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। अब नया नियम आया कि जब भी हम आपको बाहर भेजें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाहर जाने वाली चीज से ये जो सिपाही थे वो खुश नहीं थे। और दूसरा क्या था? दूसरा गांव में भी उनको परेशानी थी, कंट्री साइड मतलब गांव में भी परेशानी थी। कुछ तो पीजेंट्स थे, मतलब कुछ क्या थे, कुछ किसान थे और उनकी जो फैमिलीज थी वो विलेजेस में रहती थी। सो द एंगर्स ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉइज। सो उनका जो गुस्सा था वो एकदम फैल गया। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, अब पेज नंबर 53 पे, द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अब ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे मतलब गलतियां हैं जिसको सुधारना है। सो क्या क्या गलतियां हैं इंडिया में क्या प्रॉब्लम दिखती थी ब्रिटिशर्स को? सो लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। कानून बनाए गए जिसमें सती की प्रैक्टिस को रोका गया। सती की प्रैक्टिस भाई पति अगर गुजर जाए तो उसकी चिता के साथ बैठ के जला दिया जाता था औरत को, वो प्रैक्टिस बंद कराई ब्रिटिशर्स ने। और उन्होंने विधवाओं की रीमैरिज भी कराई, ठीक है। पहले रीमैरिज नहीं, पहले तो मतलब विडोज होती ही नहीं थी क्योंकि उन्हें जलती चिता में चला जाना पड़ता था पति के साथ। पर दूसरा फिर उन्होंने बंद कराई तो फिर विडोज की प्रॉब्लम थी, तो विडोज को उन्होंने रीमैरिज के लिए प्रोत्साहित किया। फिर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया ब्रिटिशर्स ने। और फिर 1830 के बाद कंपनी अलाउड क्रिश्चियन टू फंक्शन फ्रीली एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। जो क्रिश्चियंस थे उनको क्रिश्चियंस को भी लैंड वगैरह दिया, प्रॉपर्टी दे, ताकि क्रिश्चियनिटी भी पहले थोड़ी। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, मतलब किसी को अगर क्रिश्चियन बनना है तो आराम से बन सकता है। और मतलब अगर कोई क्रिश्चियन बनता है तो उसको अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा नियम बनाया इन्होंने। इन 1850 दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर। Many Indians began to feel that the British were destroying their social and their traditional way of life। मतलब इंडियंस के मन में क्या आया, ये तो हमारा धर्म ही खत्म कर रहे हैं। पहले तो देखो उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती बंद कराई, फिर उन्होंने रीमैरिज ऑफ विडोज को इनकरेज किया, इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे उसमें करिकुलम में डाला। 1830 में क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश की। 1850 में कानून बना लिया कि अगर आप क्रिश्चियन बनते हो
तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये सब से इंडियंस को ऐसा फील हुआ कि ये लोग हमारा धर्म ही खत्म करना चाहते हैं। मतलब क्या क्या लोगों को क्या फील हुआ कि वो रिवोल्ट पे उतरे। ठीक है, किसी के साथ आप क्या करते हो कि वो विद्रोह पे उतरता है, तो वो यही है। तो चारों तरफ विद्रोह चल रहा था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई से ये चालू किया किस्सा, अब कहाँ आके पहुंचा है, गांव वाले किसानों पे आके पहुंचा है। ठीक है, सो सब जगह असंतोष था। पेज नंबर 53, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल टू गेट ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश स्टडी सोर्सेज। लोग सोचते क्या थे उस टाइम, ब्रिटिशर्स के रूल के बारे में लोग क्या सोचते थे। सो पेज मतलब लोगों की सोच ऐसी हो गई थी कि भाई ये लोग अभी हमारे भाई ये लोग हमको, मतलब कहीं कहीं ब्रिटिशर्स की सोच इनको समझ आ गई थी कि ये लोग हमें कैप्चर करके हमें बंदी बना के हमारा ही खाने वाले हैं देश। ठीक है, सो ऐसी कुछ सोच आ गई थी लोगों के मन में। अभी पेज नंबर 55 पे आ जाए। पेज नंबर 55, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। म्यूटिनी क्या होता है? म्यूटिनी का मतलब होता है कि जब सोल्जर्स साथ में बोलते हैं कि हम डिसोबे करेंगे, सारे सोल्जर्स मिलके डिसोबे करने लगते हैं आर्मी को, उसे म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है, सो म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। मतलब जब सारे सोल्जर्स ने इकट्ठा होके बोला हम नहीं मानेंगे, आपका कहा नहीं मानेंगे, तो वो एक पॉपुलर रेबेलियन बन गया। रेबेलियन मतलब वही विद्रोह बना, वही आंदोलन बन गया। ठीक है, सो म्यूटिनी का मतलब जब सारे सोल्जर्स ने मिलके डिसोबे किया, किनको? ऑफिसर्स को, उसे म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है, सो ये देखिए म्यूटिनी का लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स, ग्रुप में मना कर दिया। ठीक है, तो थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट यूजुअल, समटाइम्स एज स्ट्रगल्स बिकेम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज पॉपुलर एसेंस सो दैट पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। देखो ये स्ट्रगल होना रूलर्स और रूल्ड के बीच में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे होता है, पर बहुत सारे लोगों को ये फील होने लगा था कि उनका कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटिश है। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये बहुत फीलिंग डेवलप हुई। ठीक है, सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। लोगों को फीलिंग आई कि भाई ये गलत हो रहा है, अब नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के लोग जागे। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. मतलब 100 साल आराम से राज करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक रेबेलियन, पहला बड़ा रेबेलियन का सामना करना पड़ा मई 1857। पहला बड़ा, मतलब 100 साल आराम से इन लोगों ने सबको अपने कंट्रोल में रखा, पूरी इंडिया को कंट्रोल में रखा, तो इनको पहला रेबेलियन का सामना करना पड़ा 1857 में। एंड थ्रेटन्ड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। अब उन्हें लगा कि अब हमारी भाई, अब ऐसे नहीं, ये लोग हमारा बोरिया बिस्तरा ही इंडिया से गुल कर दें। सिपाहीज म्यूटिनी इन सेवरल प्लेसेस बिगनिंग फ्रॉम मेरठ। सबसे पहले सिपाहियों ने कहाँ म्यूटिनी की? म्यूटिनी मतलब मना किया, ऑफिसर्स का ऑर्डर। सबसे पहले मेरठ कहते हैं हिंदी में। सो मेरठ में सबसे पहले सिपाहियों ने बोला हम आपका रूल नहीं मानेंगे। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट साइड रोज अप इन। फिर जैसे ही सिपाहियों ने मेरठ के मना किया तो सारे वहाँ के लोगों ने भी मना किया। Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. सबको ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा विद्रोह था किसी कॉलोनियलिज्म के सामने, दुनिया का 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा विद्रोह था। ठीक है, ये सिपाहियों का, मतलब साथ में सारे सिपाही एकजुट हो गए थे, वरना तो हम लोग डरपोक होते हैं, कभी हम लोग साथ में खड़े नहीं रहते हैं किसी पॉइंट के लिए, पर ये सिपाही सारे एक साथ हो गए थे पहली बारी। पेज नंबर 56, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। 29 March, a young soldier मंगल पांडे was hanged for attacking his officers in बैरकपुर। अब देखो एक मंगल पांडे करके एक जवान सोल्जर था। ऑन 29 March 1857, 29 March 1857 को एक यंग सोल्जर जिसका नाम मंगल पांडे था, इस पे पिक्चर भी बनी है, उसे मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने ही ऑफिसर्स, बैरकपुर करके जगह है, वहां पे उसने अपने ही ऑफिसर्स को उसने मार दिया था। इसीलिए यहाँ देखो
इनका पोस्टल यहाँ बना हुआ है, पोस्टल स्टैम्प भी बना था मरने के बाद उनके, मतलब शहीद कहे जाते हैं मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो देश की आज़ादी के लिए ही वो भी मरे थे। Some days later, some सिपाहीज of the regiment at Meerut refused to do army drill using the new cartridges which were subject of being coated with fat of cows and pigs. इसके कुछ ही टाइम बाद, मतलब मंगल पांडे को मार दिया गया, उसके कुछ ही टाइम बाद कुछ सिपाहियों ने, मेरठ के कुछ सिपाहियों ने आर्मी की प्रैक्टिस, आर्मी ड्रिल कराई जाती है, तो नई कैट्रिजेस आई थी। कैट्रिजेस मतलब मुंह, कैट्रिजेस से मुंह में डाल के, मतलब बम की तरह होती थी, मुंह में डाल के उन्हें फोड़ा जाता था, पर उन्हें मुंह में डालना पड़ता था। पर उनको ऐसे लगा वो नई कार्ट्रिजेस किसकी बनी हुई हैं, फैट ऑफ काउस की एंड पिग्स की बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो नई कार्ट्रिजेस हैं वो फैट ऑफ काउ और पिग्स की बनी हुई थी। कैट्रिजेस का मतलब आप कारतूस भी बोल सकते हो, मतलब गोली चलाने के लिए मतलब एक पाउडर जैसा होता है, तो गोलियों में एक बुलेट में पाउडर जैसा डाला जाता है, पर उसे मुंह से तोड़ना पड़ता है। कैट्रिजेस का अगर हिंदी मीनिंग है तो कारतूस, तो उसे आप मतलब उसे मुंह में डालना पड़ता था, मुंह में ऐसे तोड़ के फिर वो कारतूस भरा जाता था गोलियों में, तो बंदूकों में चलती थी गोलियां। तो वो माना गया कि वो काओ का और पिग का बना हुआ है, उसका जो कोटिंग है ऊपर का हिस्सा काओ का और पिग का बना है। तो अब देखो, काओ हिंदुओं के लिए, काओ मतलब हिंदू काओ को नहीं ऐसे काट सकते हैं, और पिग मुसलमान नहीं काट सकते हैं। तो मतलब क्योंकि हमारी हिंदू मुस्लिम आबादी थी, तो दोनों ही सिपाहियों में दोनों थे, हिंदू भी थे मुस्लिम्स भी थे, दोनों ने मना किया वो कैट्रिजेस यूज़ करने के लिए कि हम वो, क्योंकि उससे उनकी धर्म की भावनाएं नष्ट हो रही थी। ठीक है, मतलब सिपाहियों को लगा ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। अगर मतलब काओ और पिग का फैट डाला गया था, तो काओ हिंदुओं को गवारा नहीं था काओ का फैट को छूना, और पिग्स का फैट छूना मुस्लिम्स को गवारा नहीं था। तो 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years फॉर डिसोबेइंग दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857। तो इसके लिए, ना बोलने के लिए 85 सिपाहियों को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें 10 साल की जेल कर दी गई, और उन्हें 9 मई 1857, ये सब 9 मई 1857 हुआ। मतलब यहाँ देखो, मार्च में उन्होंने मंगल पांडे को मारा और 9 मई को उन्होंने 85 सिपाहियों को निकाल दिया और जेल कर दी। द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल एंड रिलीज द इन्फ्लुएंस। अब दूसरे ही दिन 9 मई को इन 85 सिपाहियों को छुड़ाने के लिए सारे सोल्जर्स जेल में पहुंच गए और उन्हें छुड़वा दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। छुड़वाने के लिए उन्होंने उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मार दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने सारे उनके हथियार सब छीन लिए और बिल्डिंग में आग लगा दी, और उन्होंने कहा कि हम फिरंगियों के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। फिरंगी मतलब फॉरेनर्स के खिलाफ हम जंग छेड़ रहे हैं। अब सोल्जर्स ने अपने सर पे कफन बांध लिया था कि अब इन ब्रिटिशर्स का रूल हम एंड कर ही देंगे। फिर उनको लगा कि आखिर फिर कौन रूल करेगा, अगर ब्रिटिशर्स को निकाल देंगे तो रूल कौन करेगा। तो दिमाग में आंसर आया मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र, कि बहादुर शाह जफ़र हमको रूल करेंगे। फिर जो मेरठ के सिपाही थे, सारी रात वो द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू द क्वेश्चन मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र, कि अगर ब्रिटिशर्स को भगा देंगे तो बहादुर शाह जफ़र हमें रूल करेंगे। जो मेरठ के सिपाही थे सारी रात घोड़ों पे गए और 10 मई को गए ताकि वो दिल्ली पहुंचे सुबह को, और जैसे ही पता लगा कि वो पहुंचे हैं, वो दिल्ली वाले भी उनके साथ ज्वाइन हो गए और फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया। और अब वो लाल किले की तरफ गए। वहाँ पे वो लोग बादशाह से मिलना चाहते थे, पर बादशाह बहादुर शाह जफ़र वो हिम्मत नहीं कर रहे थे सोल्जर्स के खिलाफ लड़ने की, पर सोल्जर्स ने कहा कि नहीं, हमें मिलना है। और फिर आखिर वो गुस्से और बहादुर शाह को उन्होंने अपना लीडर बनाया। मतलब बहादुर शाह को हिम्मत नहीं थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की, पर सोल्जर्स में तो इतना ज़्यादा अभी क्रांति भर गई थी, तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को समझाया कि आप हमारे लीडर बनो, हम ब्रिटिशर्स को मारेंगे। फिर ये जो बहादुर शाह जफ़र अब बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने मान लिया
फिर उन्होंने सारे रूलर्स को चिट्ठियां लिखी और उन्होंने कहा, सब रूलर्स को बोला कि हम लोग एक होकर ब्रिटिशर्स को लड़ते हैं। तो खाली बहादुर शाह जफ़र ने ये चिट्ठियां ही लिखी थी, तो मतलब काफ़ी रूलर्स आगे आए मतलब, और सबने ज्वाइन किया ये स्ट्रगल। उनको भी था कि भाई ये जाएं तो हमको हमारी जो भी मतलब ब्रिटिशर्स ने सब ले लिया था कि वो सब हमारे हाथ में है। ब्रिटिशर्स को ऐसे लगा नहीं था ऐसे होगा, तो उनको लगा था भाई ये जो कैटरेजेस का इशू था, जो कारतूस का इशू था हिंदू मुसलमान वाला, वो थम जाएगा। पर बहादुर शाह जफ़र ने एक तरह से रिबेलियन को हरी झंडी दे दी थी। फिर मतलब लोगों को अब ऐसे लगा था इतना बड़ा लीडर हमारे साथ है। फिर रिबेलियन और ये जो आंदोलन है और चला। ब्रिटिशर्स अब आफ्टर वर रूटेड फ्रॉम देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, मतलब ब्रिटिशर्स को दिल्ली से निकाल दिया गया और एक ही वीक तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर से ये जो म्यूटिनीज थे, फिर से वो लोग अब फिर से जो मतलब ऑफिसर्स को ना बोलने वाले सिपाही फिर से अपनी बगावत पे उतरे। अब एक जगह दूसरी जगह सिपाही सब म्यूटिनी करने लगे। म्यूटिनी मतलब सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको ना बोलने लगे। और अब दिल्ली, कानपुर, लखनऊ ये सब सिपाही मिले, ठीक है। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनी एंड टुक ऑफ टू जॉइन दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। After them, the people of the towns also rose up and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. इसके बाद लोगों पे लोग जुड़ते गए और मतलब ब्रिटिशर्स से लड़ने निकले। नाना साहेब, the adopted son of late Pasha who lived near Kanpur, gathered armed forces. और फिर नाना साहेब जिनको पेंशन देने से मना कर दिया गया था, उन्होंने भी कानपुर से ब्रिटिशर्स को निकाल दिया और उन्होंने कहा मैं पेशवा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर बनूंगा बहादुर शाह जफ़र के अंडर। लखनऊ में भी ऐसे ही हुआ। इन लखनऊ, बिरजिस कदर, द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड एज द न्यू नवाब। और बिरजिस कदर था, बिरजिस कादिर जो लखनऊ के थे, उनके भी मतलब वाजिद, उनके जो पिता थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, उनको भी ब्रिटिशर्स ने निकाल दिया था। उसने भी कहा मैं नया नवाब हूँ। ही टू एक्नॉलेज उसने भी कहा मैं भी बहादुर शाह जफ़र के अंडर काम करूँगा। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव इन ऑर्गेनाइजिंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। इवन उनकी जो मदर थी वाजिद अली शाह की, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई भी उतरी अपने सिपाहियों को लेके। इन झांसी रानी लक्ष्मी जॉइन द रेबल, ठीक है। मतलब सिपाहियों से सारा इंडिया के सारे रूलर सब जुड़ने लगे। और किसके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाइन किया? टांटिया टोपे के साथ। टांटिया टोपे कौन थे? वो नाना साहेब के ही जनरल थे, तो उन्होंने भी ये रिवॉल्ट ज्वाइन करने वो भी निकली। मंडला रीजन ऑफ एमपी, रानी अवंतीबाई लोडी ऑफ रामगढ़ रेस्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश। रानी अवंतीबाई लोडी भी निकली रामगढ़ से। मतलब आप देखो दुनिया के मतलब इंडिया के हर हिस्से से सारे रूलर्स निकले ब्रिटिशर्स से लड़ने, और उन सबके स्टेट्स से ब्रिटिशर्स ने जब्त किए हुए थे, तो सब ने वहाँ अपने अपने स्टेट्स से ब्रिटिशर्स को निकाला और सब ये बहादुर शाह जफ़र को ज्वाइन करने के लिए निकले, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र ने सिर्फ चिट्ठी लिखी थी सबको कि हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सोल्जर्स ने डिसाइड किया बहादुर शाह जफ़र हमारे लीडर बनेंगे। बहादुर शाह जफ़र ने सबको चिट्ठियां लिखी। सारे जो हैरान लगे, मतलब सारे परेशान ही थे। भारत के हर हिस्से में सब रूलर्स परेशान थे, पर जैसे ही खाली बहादुर शाह जफ़र ने उनको एक खाली इशारा ही किया कि अब हम सब साथ हैं, सारे अपने अपने जगहों से कोई 4000 की सेना, कोई 6000 की सेना लेके निकला। The British were greatly outnumbered by the rebel force. They were defeated in number of battles. अब ब्रिटिशर्स चारों तरफ से घिर गए थे। The Britishers were defeated in number of battles, is that the ruler had collapsed for good and gave them conflict and joined the rebellion. अब लोगों में विद्रोह, पूरे भारत के लोगों में विद्रोह आया
कि अब तो इनका शासन गया। ठीक है। सिचुएशन पॉपुलर डेवलप इन अवध। अवध में तो जैसे लोगों ने ठान ही लिया था कि ब्रिटिशर्स को निकालना है। सो इन हिज चीफ फेल्ट बाय द अवर मैन आर काउड बाय नंबर अपोज टू देम एंड एंडलेस एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस मतलब अब फिर एक चिट्ठी लिखते हैं 6 अगस्त 1857 को। किसने लिखी थी? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटर ने कमांडर इन चीफ को लिखी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने कमांडर इन चीफ को चिट्ठी लिखी कि भारत के हर हिस्से से लोग अभी हमें दबा रहे हैं और हमें डर है कि ये हमको निकाल न दें। और मतलब अब डर भी बैठने लगा कि भाई अब हमारा पावर खत्म हो जाएगा। और भी लीडर्स आगे हैं। कौन से नए लीडर्स आगे हैं? अहमदुल्ला शाह मौलवी फ्रॉम फैजाबाद। फैजाबाद के मौलवी भी आगे आए और उन्होंने भी बोला कि अब ब्रिटिशर्स का रूल तो एंड हो जाएगा। ठीक है। और फिर वो भी लखनऊ आ गए लड़ने के लिए। इन दिल्ली अ नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स। गाजीज मतलब जो धर्म के लिए लड़ते हैं। गाजीज भी आगे आए। उन्होंने भी कहा हम लोग भी इनको निकाल देंगे। भक्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली। बरेली का एक सोल्जर था भक्त खान। उसने उन सारे फाइटर्स का चार्ज लिया दिल्ली तक। ही बिकेम अ की मिलिटेंट ऑफ द रेबेलियन इन बिहार। अब बिहार में एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइन द रेबल। वहां से एक जमींदार ने ज्वाइन किया इस रेबल को। ठीक है। मतलब पूरी इंडिया से सब ज्वाइन कर रहे थे इस रिबेलियन को। मतलब ये जो एक सोल्जर्स ने 1857 में बात कहाँ से चालू हुई थी? सोल्जरों को कारतूस नहीं चखने थे। ब्रिटिशर्स को छोटी सी बात लगी थी कि भाई उन्हें लगा था ये छोटी सी चीज है, कारतूस नहीं चखना है। उनको एक छोटी सी चीज लगी पर उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया उनको लगा कि ये छोटी सी चीज है, वो इग्नोर करेंगे, पर इग्नोर नहीं किया। वो एक रिवॉल्ट बन गया। ठीक है। वो प्रोटेस्ट पे उतरे और उनको पूरा नष्ट ही करने के लिए निकले। ठीक है। ब्रिटिशर्स को पूरा नष्ट करने की सोच ली सोल्जर्स ने। द कंपनी फाइट्स बैक। अब कंपनी भी चुप नहीं बैठने वाली थी। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress with all its might. अब कंपनी ने पूरी कोशिश की कि पूरा दबाएं, आंदोलन को पूरा दबाने की कोशिश की। पास न्यू लॉज सो दैट रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड एंड देन मूव्ड इनटू स्टॉर्म सेंटर्स। अब इन्होंने क्या किया? नए नए कानून लाए। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से इन्होंने भी सिपाही मंगाए और नए नए कानून लागू किए कि भाई अगर आप लोग रिबेल करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे और फिर वो मतलब आपको हटा देंगे वहां से। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस इन सेप्टेम्बर। इसी तरह से दिल्ली को वापस खाली करा दिया उन्होंने। दिल्ली पे 1857 में वापस आ गया ब्रिटिशर्स। द वॉज ट्राइड इन एंड सेंटेंस टू, और बहादुर शाह जफर को जेल डाल दिया गया। अब देखो बहादुर शाह जफर की वजह से ही सब उतरे थे और बहादुर शाह जफर को ही पहले जेल में डाल दिया। और उनकी वाइफ जिनका नाम था बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ जीनत महल थी, उनको रंगून भेज दिया गया। और अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। और 4 साल जेल में रहने के बाद बहादुर शाह जफर वहीं मर गए। However did not mean that it died down। मतलब दिल्ली को तो हथिया लिया वापस, मतलब दिल्ली से चालू हुआ था, वैसे दिल्ली से तो नहीं, पर बहादुर शाह जफर को सबने लीडर मान के चालू किया था, तो उनको बहादुर शाह जफर को तो ठिकाने लगा दिया और दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया, अभी भी लोग उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे थे। सो ब्रिटिशर्स को 2 सालों तक लड़ना पड़ा लोगों को शांत करने के लिए। ठीक है। ये जो रिबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था, 2 साल तक ब्रिटिशर्स लड़े। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। अब लखनऊ, ब्रिटिशर्स को लखनऊ से भी निकाल दिया गया था, तो उन्होंने वापस अपना ब्रिटिशर्स वापस लखनऊ में आए। 1858 मार्च 1858 को वापस ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई को भी ब्रिटिशर्स ने मार दिया जून 1858 में। मतलब जहां जहां से विद्रोह चालू हुआ था वहां जाके वो वापस सब चीजों पे कब्जा कर रहे थे, मारे जा रहे थे। रानी अवंतीबाई, सिमिलर फेट, रानी अवंतीबाई भी, उनको भी मरना पड़ा। ठीक है। रानी अवंतीबाई भी मर गई, इम्ब्रेस डेथ। रानी अवंतीबाई इम्ब्रेस डेथ।
तात्या तोपे जो कि रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे रहे थे, तात्या तोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, वो भाग निकले, जंगलों में भाग निकले, पर उन्हें भी पकड़ लिया गया। ही वॉज कैप्चर, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, उन्हें भी पकड़ के मार दिया गया। सो जैसे ही मतलब जैसे ही पहले कैसे था, पहले ब्रिटिशर्स को कैसे सारा हथियार मतलब ब्रिटिशर्स को निकाल निकाल के जैसे सबको लग रहा था हमारी जीत हो रही है, तो वैसे ही अब उल्टा हो रहा था। अब क्या हो रहा था, अब मतलब ब्रिटिशर्स सबको खत्म कर रहे थे, तो अब इंडिया वाले अब डरने लगे। ठीक है, तो अब वो वापस लोगों को अपने पक्ष में करने लगे और उन्होंने अब लोगों को रिवॉर्ड देने चालू कर दिए, मतलब पैसे से उनको अपना करना चालू किया। अगर उन्होंने लोगों को कहा कि अगर आप लोग हमारे सामने आंदोलन बंद नहीं करोगे हम आपको मार देंगे। ठीक है भाई, अगर आपने हमारे सामने आंदोलन किया तो हम मार देंगे। मतलब ब्रिटिशर्स अब धीरे धीरे मतलब इंडियंस तो अब डर गए कि भाई क्यों डरे, कि भाई अब धीरे धीरे हार रहे थे, तो अब मतलब मन में आ गया कि भाई अब तो सब खत्म है, अब वापस गुलामी है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा देखो अब चांस नहीं है तुम्हारा, तुम हमसे नहीं लड़ सकते हो, कि तुम्हें तो अब तो भाई बंद हो जाओ। ठीक है, रिबेलियन बंद करो वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। सो they would remain unseen and their rights never claimed to land with nevertheless hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged। सबने पर ये भी मानने वाले नहीं थे, इंडियंस भी अभी अपने पे उतरे थे, वो भी मान ही नहीं रहे थे। तो कई राजाओं को, नवाबों को, सबको मतलब पकड़ पकड़ के मार दिया गया। आफ्टर मैथ द ब्रिटिश हैड रिकेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। अब बाद में जो है ब्रिटिशर्स ने वापस पूरी कंट्री का कंट्रोल, 1857 में रिवॉल्ट हुआ और ब्रिटिशर्स ने वापस कंट्रोल ले लिया पूरी कंट्री का 1859 में। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। पर अभी वो उन्हीं पॉलिसीज पे रूल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्या चेंजेस लाए ब्रिटिशर्स ने? सबसे पहला लॉ क्या लाया? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर पावर्स ऑफ ईस्ट टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर थे वो उसके राजा को दे दिए, ब्रिटिश क्राउन को दे दिए। ठीक है, फिर सेकेंड क्या था? फिर मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स के ही कैबिनेट के एक मेंबर को सेक्रेटरी बोल दिया गया और उन्हें सारा गवर्निंग उनको देखने का था। और उन्हें इंडियन काउंसिल करके एक काउंसिल भी दिया गया, एक एडवाइजर दिया गया। गवर्नर जनरल था उसको वाइसरॉय बोला जाने लगा। और मतलब इस तरह से इंडिया को अब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल करेंगे, वैसा हो गया। ठीक है भाई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। मतलब ब्रिटिशर्स घबरा गए कि भाई 1857 की तरह फिर से विद्रोह हुआ। तो फिर 61 पेज, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट दे वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर। मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्हें कहा गया कि अच्छा, फिर क्या हुआ कि जितने भी राजा थे सबको समझाया गया कि कभी भी हम आपकी जो टेरिटरी है वो छीनेंगे नहीं और आप अपने बच्चों को दे सकते हो अपनी टेरिटरी। पर उन्हें जो ब्रिटिश क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ है, उन्हें अपनी क्वीन उनको मानना पड़ेगा, रूलर्स को। तो उनको ऐसा कहा गया कि आप भले राजा रहो और आपके बाद आपकी संतानें भी राजा बने, पर सबसे ऊंची तो हमारी ब्रिटिश क्वीन ही रहेगी। ठीक है, आपको उनको सलामी भरनी पड़ेगी। इस तरह से उन्होंने सोवरेन पैरामाउंट, मतलब भाई ऊंची पोजीशन पे तो हमारी रानी ही रहेंगी। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर। ठीक है, पर उन्हें किसको मानना पड़ेगा? दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। उनको समझाया गया कि इंडियन सोल्जर्स, मतलब तीसरा उन्होंने क्या लॉ निकाला कि इन्होंने कहा इंडियन सोल्जर्स कम कर देंगे और यूरोपियन सोल्जर्स बढ़ा देंगे। मतलब उनको ऐसे लगा ना इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे इसलिए रिवॉल्ट हुआ।
तो और क्या डिसाइड किया गया कि अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से हम ज़्यादा सोल्जर्स नहीं लेंगे, हम गुरखा, सिख और पठान रखेंगे, ज़्यादा गुरखा, सिख और पठान रखेंगे। ये अवध, बिहार, यहाँ के सोल्जर्स अब हम नहीं रखेंगे। The land and property was confiscated on a large scale and they were treated with the suspicion and hostility the British that they were for the rebellion in a big way. मुसलमानों का जो मुस्लिम्स थे उनकी सबकी प्रॉपर्टीज जब्त कर दी गई। लैंड एंड मुस्लिम्स वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल। ब्रिटिशर्स का मानना था कि सबसे ज़्यादा रिबेलियन में मुसलमानों ने बहुत किया, मतलब बहादुर शाह जफर मुस्लिम थे तो उनको लगा मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया इनको, तो इसलिए उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब उन्होंने कहा हम आपके धर्म का मान रखेंगे, ठीक है भाई, धर्म, आपकी जो प्रथाएं हैं, धर्म है, उसका मान रखेंगे। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। और जमींदारों की जमीनें अब छीनी नहीं जाएंगी, ऐसी पॉलिसियां बनाई गई, ठीक है। Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. Thus, a new phase of history began after 1857. So, 1857 के रिवोल्ट के बाद एक हिस्ट्री का एक नया अध्याय चालू हो गया, ठीक है। मतलब तो भी हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भी 90 साल और लग गए। पर ये जो रिवॉल्ट था एक तरह से ब्रिटिशर्स को हिला दिया था, पर हम आज़ाद नहीं हुए थे। सच्चाई तो वही है, आज़ाद नहीं हुए थे। ये एक सोल्जर्स का रिवॉल्ट था और आज तक हमारे शहीदों के आज़ादी के पन्नों में आज तक ये रिवॉल्ट घड़ी घड़ी कितने हिंदी पोएट्स, इंग्लिश पोएट्स, सब ने ये रिवॉल्ट के बारे में लिखा है, ठीक है। सो ये था हमारा सन 57 का रिवॉल्ट, ठीक है। सो बच्चों अब एमसीक्यूज देख लेते हैं थोड़े से। चैप्टर तो पूरा हुआ, ये 5 एमसीक्यूज देख लो जो चैप्टर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट, द न्यू लॉ पास्ड इन 1850 मेड ए कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी इजियर, द पीपल ऑफ इंडिया क्रिश्चियंस, द लाइफ ऑफ इंडियंस डिफिकल्ट, नन ऑफ द अबव। 1850 के लॉ ने क्या किया था, अगर किसी को क्रिश्चियन बनना हो तो इजीली बन सकता है। 1850 में क्रिश्चियनिटी आराम से आप अपना सकते हो। सेकेंड, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगन फ्रॉम 1857 का जो आंदोलन था कहाँ से चालू हुआ था, मेरठ, मेरठ से। थर्ड, मंगल पांडे अ यंग सोल्जर वॉज हैंग टू डेथ फॉर, जो मंगल पांडे था उसको क्यों मार दिया गया था, बी, अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बारकपुर, उसने अपने ऑफिसर्स को अटैक किया था। फोर, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर डाइड इन, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में मरे थे। फिफ्थ, द ब्रिटिश रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री इन द ईयर, ब्रिटिशर्स ने वापस कंट्रोल कब हासिल कर लिया, तुरंत उन्होंने 1859 को ही हासिल कर लिया, ठीक है। सो इस तरह से ये एमसीक्यूज थे। जस्ट आप गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, रीड इट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत इजी था, याद करने हैं बहुत सारे नाम, बहुत सारे लॉज, बहुत सारी पॉलिसीज। चलें, थैंक यू।